नमस्कार दोस्तों, बेसल नॉर्म से संबंधित ये तीसरा वीडियो जो कि अंतिम है बेसल से संबंधित आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस में क्या होता है। इससे बाकी जो संबंधित हमारा लिक्विडिटी रेशियो है, लीवरेज रेशियो है, NSFR है और मार्केट डिसिप्लिन है, इससे संबंधित पूरी चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारा ये बेसल नॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले यदि आपने हमारे बेसल नॉर्म से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 को यदि नहीं देखा है तो आप उसको अवश्य देख लें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। और जब ये कोई भी व्यक्ति यदि ये तीनों बेसल के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लेंगे तो उम्मीद करता हूं कि शायद बेसल से संबंधित उनकी भ्रांतियां सारी खत्म हो जाएगी और वो बेसल को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो चलते हैं पार्ट 3 के बिगिनिंग की ओर। मैंने अपने पहले 2 वीडियो में पिलर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में चर्चा की। अब हम स्टार्ट करते हैं सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। सुपरवाइजर कौन है हमारे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे बेसल नॉर्म के तहत इस स्टैंडर्ड को, जो कि कैपिटल का स्टैंडर्ड दिया गया है, उसमें किस तरह से वो इंटरवीन कर सकता है और कैसे हमारे कैपिटल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए बैंक को प्रेरित करता है, उससे संबंधित इस पे हम चर्चा करेंगे। इसके लिए 2 प्रोसेस है, एक है ICAAP और दूसरा है SREP। ICAAP का मतलब है इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस और दूसरा है SREP मतलब सुपरवाइजरी रिव्यू इवैल्यूएशन प्रोसेस। मतलब क्या है कि हर बैंक का अपना एक इंटरनल कैपिटल एडुकेसी असेसमेंट प्रोसेस होना चाहिए और उसमें ये डिजाइन होना चाहिए कि बैंक किस तरीके से अपने कैपिटल एडुकेसी का प्लान कर रहा है। मतलब एप्रोप्रिएट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और उसका मेजरमेंट होना चाहिए कि वो रिस्क कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है और उसके रिस्क को कैसे मेजर कर रहा है। ये ICAAP जो हर बैंक का अपना एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होगा, उस पॉलिसी के तहत। इसके अलावा जो इंटरनल कैपिटल जो है वो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कैसे मेंटेन किए जा रहे हैं, वो भी उस प्रोसेस के तहत डिफाइन हो। और वो जो जब भी, और तीसरा जो है वो फर्दर एप्लीकेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन द बैंक। मतलब ICAAP जो है इन तीनों चीज़ों को कवर करेगा और वो जो ICAAP है वो हर बैंक का अपना एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होगा रिस्क आइडेंटिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट। इसके अलावा SREP जो है वो RBI एनुअली कंडक्ट करता है, जब RBI के द्वारा रिस्क बेस्ड सुपरविजन होता है हर बैंकों का। हर बैंक का एनुअली RBI एक रिस्क बेस्ड सुपरविजन करता है और उस समय ये सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस को एडॉप्ट करता है कि बैंक उसको चला रहा है कि नहीं चला रहा है, उसमें कोई कमियां है या नहीं है। हालांकि RBI कभी भी स्वतंत्र है किसी भी पॉलिसी को कभी भी चेक करने के लिए, लेकिन जब सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस की बात हम करते हैं तो वो हमारा जब रिस्क बेस्ड होता है तो उसमें इंटरनली जाके वो सारी चीज़ों को करता है कि बेसल के हिसाब से ये चीज़ें अडॉप्ट हो रही है कि नहीं। बेसल कमेटी ने 4 की प्रिंसिपल इसके लिए दिए हैं। 4 की प्रिंसिपल जो दिए हैं वो बेसल 3 के अनुसार दिए गए हैं। इसमें पहला प्रिंसिपल ये किया गया है कि बैंक के पास अपना एक प्रोसेस होना चाहिए ओवरऑल कैपिटल एडुकेसी के लिए। रिस्क प्रोफाइल जो बैंक का है उसके हिसाब से बैंक की जो स्ट्रेटेजी है कैपिटल लेवल को मेंटेन करने के लिए, उसका एक प्रोसेस होना चाहिए हर बैंक के पास अपना। जैसे कि मैंने पहले चर्चा की, वो ICAAP जो है वो वही है। तो बेसल के पार्ट बेसल 3 है, उसके पिलर 3 के तहत आप ये प्लान कर रखा है उसने कि प्रिंसिपल 1 में हर बैंक का अपना एक इंटरनल प्रोसेस होना चाहिए और वो ICAAP कहलाएगा। इसके बाद दूसरा प्रिंसिपल है कि सुपरवाइजर जो है वो कभी भी रिव्यू कर सकता है उसके बैंक के इंटरनल जो कैपिटल एडुकेसी असेसमेंट प्लान है उसको कभी भी वो इवेल्यूट कर सकता है और वो ये चेक कर सकता है कि वो सही ढंग से उसको मॉनिटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंप्लायंस उससे रिलेटेड जो रेगुलेटरी कैपिटल मतलब जो RBI के द्वारा असाइन किए गए कैपिटल, उसको सही ढंग से उस रेशियो को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सुपरवाइजर शुड टेक एप्रोप्रिएट सुपरवाइजरी एक्शन इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। यदि इसमें नहीं वो है कि ये प्रोसेस जो जिस तरीके से वो अपना इवेल्यूएट कर रहा है या मेजरमेंट कर रहा है रिस्क का, यदि वो सही नहीं है तो सुपरवाइजर कभी भी उसमें इंटरवेन कर सकता है। ये प्रिंसिपल 2 है। अब प्रिंसिपल 3 क्या है कि सुपरवाइजर शुड एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट दैट बैंक टू ऑपरेट एबव द मिनिमम कैपिटल, मतलब जो भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कैपिटल रेशियो है, उससे हमेशा बैंक ऊपर लेवल पे रहे। और बैंक should have ability to require बैंक to hold capital in excess of the minimum, हमेशा जो मिनिमम है उससे ज़्यादा हो तभी वो बैंक उस ढंग से सर्वाइव करेगा। अब मान लिया जाए कि ये तीन चीज़ें यदि है, यदि इसमें कहीं कमियां हैं, तो चौथा प्रिंसिपल ये कहता है कि सुपरविजन शुड, जो हमारे सुपरवाइजर हैं, शुड सीक टू इंटरवीन एट एनी अर्ली स्टेज टू प्रिवेंट कैपिटल फ्रॉम फॉलिंग बिलो द मिनिमम लेवल रिक्वायर्ड टू द सपोर्ट ऑफ द रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर बैंक, मतलब कभी भी सुपरवाइजर उसमें इंटरवीन कर सकता है यदि वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को मेंटेन नहीं करता है। तो आपने ये देखा होगा, इसीलिए पीसीए लागू होता है, मतलब जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको यदि फुलफिल नहीं कर पाता है तो अर्ली स्टेज में ही आरबीआई बैंक के ऊपर पीसीए लागू कर देता है, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप जो भी ज़्यादा रिस्की लोन है उसमें आप फाइनेंस नहीं करेंगे, उसके मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है। पीसीए के बारे में हम एक वीडियो बाद में आपको बना के बताएंगे कि आखिर पीसीए में क्या क्या होता है। तो पीसीए जो लगाया जाता है वो बेसल के अंदर ही ये प्रोविजन दिए गए हैं प्रिंसिपल 4 में, जिसके कारण पीसीए लगाया जाता है। हम देखेंगे कि ये जो 4 प्रिंसिपल में, इसमें बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है और सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्रिंसिपल में है। तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल 1 के तहत है, क्योंकि ये दिया गया है कि हर बैंक का अपना एक प्रोसेस होना चाहिए और उसके हिसाब बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होना चाहिए। तो हर बैंक को अपना एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बनाना चाहिए कि वो किस तरीके से कैपिटल एडिक्वेसी का प्लान कर रहा है। इसके अलावा बैंक हमेशा जो है बैंक को अपने मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के से एबव करना चाहिए। तो प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 3 जो है ये जो है बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम देखेंगे कि सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे है। तो सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पिलर 2 में है, क्योंकि सुपरवाइजर जो है वो कभी भी रिव्यू कर सकता है बैंक का जो इंटरनल आईकाप है, और सुपरवाइजर शुड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। मतलब प्रिंसिपल 2 में ये भी चीज़ें हैं कि यदि वो उस चीज़ को नहीं कर रहा है तो वो कभी भी उसको प्रोसेस को वो चेक कर सकता है। इसके अलावा जो है वो है कि रिव्यू एंड इवेल्यूट जो कंप्लायंस है वो रेगुलेटरी कैपिटल रेशियो का, वो कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यदि सुपरवाइजर का जो थर्ड हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है कि मिनिमम कैपिटल रेशियो तो मेंटेन करना है, तो बैंक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये हमारे सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो उसको चेक करे कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट से वो ज़्यादा पे है या नहीं है। इसके अलावा जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है वो सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो है कि सुपरवाइजर शुड सीक इंटरवीन एट अर्ली स्टेज, मतलब यदि वो उस चीज़ को, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है तो सुपरवाइजर को इमीडिएट उस पर एक्शन लेना है, और जो भी उससे रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पीसीए के थ्रू हो चाहे कोई और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लगा के उसको स्टॉप कर सकता है। हमारा थर्ड पिलर है वो हमारा है मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि हमारा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। कोई भी चीज़ हम यदि दे रहे हैं, यदि वो मार्केट में हमने यदि मेंटेन किया है, मतलब डिसिप्लिन यदि मेंटेन किया है, हमने हमारा कैपिटल एडिक्वेसी कितना है, हमारा आज के डेट में जो रिस्क वेट एसेट कितना है, यदि हम ये चीज़ें अपने वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब क्या है कि मार्केट में कोई भी गलत नेम नहीं जाएगा, और उस समय से किसी भी तरह का यदि कोई प्रॉब्लम भी आता है, कोई गलत न्यूज़ भी आता है, तब भी वो मार्केट में कोई हैवॉक क्रिएट नहीं होगा। तो मार्केट डिसिप्लिन का मतलब है कि सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ रिस्क एंड स्टेप टेकन फॉर मैनेजिंग द सेम इन ट्रांसपेरेंट मैनर सो दैट ऑल स्टेक होल्डर, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे एम्प्लॉई हो, चाहे गवर्नमेंट हो, वो उन चीज़ों को जान सके कि इस बैंक का कैपिटल कितना है, उस बैंक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमेशा अवेलेबल है। अब आप देखिए कि नॉन कंप्लायंस यदि करता है, यदि इस तरह से डिस्क्लोजर वो अपने वेबसाइट पे नहीं करता है, वो इस तरह का डिस्क्लोजर यदि वो जब बैलेंस शीट पब्लिश करता है उसमें नहीं करता है, तो वो फाइनेंशियल पेनल्टी भी आरबीआई इसके ऊपर लगा सकता है। देखिए ये तो कंपल्सन है कि हाफ ईयरली बेसिस कम मिनिमम तो करना ही है डिस्क्लोजर, लेकिन बहुत सारे बैंकों में आजकल वो क्वार्टरली जब पब्लिश होती है तो उसमें भी ये चीज़ किए जाते हैं। तो हाफ ईयरली तो मैंडेटरी है, लेकिन क्वार्टरली ये किए जाते हैं। अब आप देखिए कि कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल स्ट्रक्चर,
कैपिटल एडिक्वेसी मतलब कितना कैपिटल है टोटल, और कैपिटल का स्ट्रक्चर कितना है, मतलब टियर 1 कितना है, टियर 2 कितना है, वो क्वार्टरली बेसिस जो है वो आप हर बैंक के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। और जब भी एनालिस्ट प्रेजेंटेशन आजकल हर बैंक में दिए जाते हैं, उसमें भी आपको बेसल से रिलेटेड ये डिटेल मिल जाती है। इसके अलावा क्रेडिट रिस्क जो है वो जनरल डिस्क्लोजर फॉर ऑल बैंक्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ पोर्टफोलियो सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्डाइज अप्रोच कितना है, वो क्रेडिट रिस्क में कितना है, मार्केट रिस्क में कितना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको वो बैंक जब पब्लिश करती है अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को, उसमें कम से कम दिया जाता है और बैंक के वेबसाइट पे हमेशा अवेलेबल होता है। कुछ बैंक तो इससे रिलेटेड क्रेडिट रिस्क को कौन डील करता है, मार्केट रिस्क को कौन डील करता है, ऑपरेशनल रिस्क को कौन डील करता है, उसके वेबसाइट पे आपको इंडिविजुअल पर्सन का भी नाम रहता है, ताकि इससे ये पता चलता है कि यदि किसी को कोई चीज़ें देखनी हो तो वो अपने वेबसाइट पे जाके उस बैंक के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकता है कि ये उसमें सही है या गलत है। इन्वेस्टर चेक कर सकता है, जो जिसने इन्वेस्ट किया है, या कोई चाहे स्टाफ चाहे तो वो भी जाके चेक कर सकता है कि हमारे बैंक की स्थिति कहाँ पे है। तो जितना ज़्यादा डिस्क्लोजर होगा, ट्रांसपेरेंसी उतनी रहेगी, और उससे क्या है, मार्केट में एक अच्छा नेम या फेम उस बैंक का होगा। लीवरेज रेशियो, लीवरेज का मतलब क्या है कि उसमें आप कितनी सॉल्वेंसी है उस बैंक में। लीवरेज का मतलब होता है कि वो बैंक कितना सॉलिड है, और वो सॉलिड को चेक कैसे करते हैं, जो बैंक का अपना इंटरनल कैपिटल होता है, जो सिर्फ ऑन कैपिटल है, उसको हम टियर 1 कैपिटल कहते हैं। तो बैंक का जो टियर 1 कैपिटल है, उसमें जितना भी बैंक का एवरेज टोटल कंसोलिडेट असेट है, मतलब ऑल असेट आप मान लीजिए, चाहे वो नॉन बैलेंस शीट आइटम भी हो सकता है, तो ये टोटल असेट जितना बैंक का है, और टियर 1 कैपिटल को हम न्यूमरेटर में दे देंगे, और जो ऑल असेट है उसको डिनोमिनेटर में दे देंगे, वो उसका रेशियो जो है वो हमारा लीवरेज रेशियो कहलाता है। और बैंक ये एक्सपेक्ट करता है आरबीआई कि ये कम से कम 3% तो होना ही चाहिए, बेसल के हिसाब से ये 3% होना चाहिए। जबकि आप देखिए कि BCBS ने 3% किया, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको 3.5% किया है नॉर्मल बैंक के लिए, और डीसीबी बैंक के लिए कम से कम जो है वो 4% लिवरेज रेशियो होना चाहिए। बेसल 3 गाइडलाइंस के अनुसार मतलब सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड रिस्क बेस्ड लेवरेज रेशियो हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एक्ट एज ए क्रेडिबल सप्लीमेंट्री मेजर टू रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब क्या है कि बेसल 3 के अनुसार ये ट्रांसपेरेंट होने के लिए, ये ट्रांसपेरेंट करने के लिए जो है वो रिस्क बेस्ड लिवरेज रेशियो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि आखिर सिर्फ हम कैपिटल एडिक्वेसी को ही नहीं देखते हैं, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो टियर 1 कैपिटल है वो हमारे टोटल का कितना है, जिससे जो कि कम से कम 3% होना चाहिए BCBS के अनुसार, और RBI के अनुसार 3.5% होना चाहिए, जबकि डीसीबी बैंक के लिए ये 4% होना चाहिए। इसके अलावा जो बैंक का जो हमने पहले चर्चा की वही चीजें है कि टियर 1 कैपिटल जो है वो कंसोलिडेट एसेट का कम से कम 3% होना चाहिए। बेसल 3 के अनुसार एक और चीजें हैं जो डिफाइन किए गए हैं। मतलब क्या है, लिक्विडिटी स्टैंडर्ड। लिक्विडिटी किसको हम कहते हैं, मतलब क्या है कि ऐसा हमारे पास जो हमारा इमीडिएट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, लिक्विड हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि घर में हम रखते हैं कि कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम 5,000 रुपये अपने पास रखा हुआ है, वो हमारा लिक्विडिटी है। वैसे ही बैंक के लिए ये भी डिफाइन किए गए हैं कि आपके पास कोई लिक्विडिटी स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। मतलब ये है कि इन केस यदि मान लिया जाए, कभी आपने सुना होगा कि किसी बैंक के बारे में यदि ये चलता है कि ये बैंक फेल करने वाला है, तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट आ जाती है, लोग अपना कैश निकालना शुरू कर देते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इन चीजों को कवर करने के लिए बेसल 3 में लिक्विडिटी स्टैंडर्ड दी गई है। लिक्विडिटी स्टैंडर्ड में क्या है कि आप इस चीज को देखिए कि LCR और NSFR 2 कंपोनेंट हैं जो लिक्विडिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। अब LCR क्या होता है कि LCR का मतलब यह है कि आपके पास हाई क्वालिटी लिक्विडिटी असेट कितनी है जो कि आपके शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सकता है। अब LCR हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, जबकि NSFR हमारा लॉन्ग टर्म के लिए फुलफिल करने के लिए। अब आप देखिए कि यदि इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है तो कितना पैसा आपके पास होना चाहिए हर बैंक के पास। मतलब क्या है कि ये एक मतलब जेनेरिक टेस्ट जो है उसके थ्रू होता है कि जो एंटीसिपेटेड, मतलब कोई मार्केट रिस्क होने वाला है, मार्केट में किसी तरह का यदि प्रॉब्लम आ जाए तो कम से कम 1-2 दिन के अंदर हमारे पास इतना कैश होना चाहिए कि हम उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो उसके लिए क्या किया है, इसने क्या किया है कि जो किसी भी बैंक का जो नेट कैश रिक्वायरमेंट 30 डेज का होता है,
मान लिया जाए कि एक बैंक है जिसका कि नेट कैश एक दिन में 150 करोड़ है, तो 30 डेज में वो 4500 करोड़ हो जाएगा। अब इन्होंने ये चीज कर दिया कि ये 4500 करोड़ मतलब 100% 4500 करोड़ होगा। पहले ये इसका था कि 60% करो, 70% करो, 80%, लेकिन अब 1 अप्रैल से ये 100% हो गया। मतलब 4500 करोड़ बैंक को हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट के रूप में होना चाहिए, चाहे वो गोल्ड के रूप में हो, चाहे वो कोई मार्केट सिक्योरिटीज के रूप में हो, चाहे वो कैश के रूप में हो। कम से कम 4500 करोड़ रुपए उसके पास यदि होगा तो मान लिया जाए, ये माना जाता है कि यदि कोई हैवॉक क्रिएट हुआ मार्केट में तो वो मैक्सिमम 30 डेज की रिक्वायरमेंट के इक्वल हो सकता है। तो यदि उसके पास 30 डेज का हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट है तो उसे ऐसे एसेट को सेल करने की जरूरत नहीं होगी जब उसकी रिक्वायरमेंट हो, या उसको हाई इंटरेस्ट रेट पे कभी भी कहीं से उधार लेने की जरूरत नहीं होगी, तो उसमें बैंक के क्वालिटी में कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप देखिए कि एलसीआर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय नेट कैश आउटफ्लो। मैंने आपको बताया कि यदि वो हमारे पास 4500 करोड़ का है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो मेंटेन किया जाए, तो वो हमारे पास 100% होना चाहिए। 100% का मतलब वही है आपको जो मैंने पहले बताया। अब आप देखिए कि ये आउटफ्लो नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज है। ये अभी ये ध्यान नहीं रखना है कि हम 30 डेज का जो वर्किंग डे 30 कैलेंडर डेज ये माना जाता है। जब कैश का भी हम एवरेज निकालते हैं तो बीच में जो डे आती है उसके हिसाब से, यदि आपने सैटरडे संडे भी कंटिन्यू हो जाते हैं उसी के हिसाब से, तो वो 30 कैलेंडर डेज के हिसाब से वो मेंटेन किए जाते हैं। और ये देखिए अब दूसरा हमारा आता है एनएसएफआर। एनएसएफआर का मतलब क्या है? नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो ये इंश्योर करता है कि बैंक स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल को मेंटेन करता है, जितना उसका ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज है उसके हिसाब से, जो जितना भी उसका असेट है या नेट ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज होता है। अब आप देखिए कि ये रेशियो है अवेलेबल मतलब अमाउंट ऑफ अवेलेबल स्टेबल फंड और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्टेबल फंड ओवर ए टाइम हॉरिजन फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए होता है। इट शुड बी मेंटेन एट डायनामिक बेसिस, मस्ट बी ग्रेटर देन 100%, मतलब ये भी 100% के लिए होना चाहिए। लेकिन एनएसएफआर के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेट बढ़ा दिया है और इसका इफेक्टिव डेट जो है वो 1 अक्टूबर 2021 है। इसके साथ ही कि जो हमारा अवेलेबल स्टेबल फंडिंग है वो हम कैसे निकालते हैं कि हमारा जो कैपिटल और रिजर्व होता है, हमारे पास जो कैपिटल और रिजर्व होता है उसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है वो अवेलेबल स्टेबल फंडिंग है, और जो आरएसएफ है जो रिक्वायर्ड हमारा स्टेबल फंडिंग है उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि वो उसकी एक वैल्यू, इंस्टीट्यूशनल एसेट की एक वैल्यू दी जाती है कैटेगरीज में, और उस अमाउंट को हम फैक्टराइज करके मल्टीप्लाई करते हैं और एसोसिएटेड जो उसकी वैल्यू निकलती है, क्या वो वैल्यू हमारे जो नेट जो हमारे पास जितना कैपिटल और रिजर्व है उसके इक्वल है। मतलब हमारे पास जो हम कैपिटल और रिजर्व सिर्फ रखा हुआ है वो अमाउंट हमारे जो मतलब अवेलेबल जो स्टेबल फंडिंग है वो हमारे रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग के इक्वल है, और यदि नहीं है तो हमें कैपिटल और रिजर्व को और ज़्यादा रखना होगा। तो ये चीज़ भी मेंटेन करना होगा कि इनकेस यदि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो स्टेबल फंड भी हमारे पास इतना होना चाहिए कि हम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो इस तरह से दोस्तों हमारा बेसल 3 आज कंप्लीट होता है। बेसल 3 से रिलेटेड यदि आपने तीनों वीडियो को देखा होगा, आप अपना कमेंट इस पे जरूर डालें ताकि हमें पता चलेगा कि बेसल 3 आपको समझ में आया या नहीं आया। यदि उसमें कोई कमियां रह गई तो उसको मैं फिर डिटेल में डालूंगा, और मैं आपको एक स्पेशल वीडियो एनएसएफआर और एलसीआर के ऊपर अलग से एक प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू मैं बाद में बना के आपको अपने चैनल पे डालूंगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा ये होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र का टाइम है और ट्रांसफ़र से रिलेटेड ये हमारे डाउट होते हैं कि आगे हमें क्या करना है, जब हम ब्रांच को टेक ओवर करने जाएंगे तो हमें क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए। वो वीडियो मैं जल्द ही 1-2 दिन के अंदर आपको अपने चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बैंकिंग से संबंधित सारी चीज़ें आपको मैं इस चैनल पर उपलब्ध कराऊँगा। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।